अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स आज पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। 47,000 के लेवल्स पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 47,100 एंड अबव क्लोजर हुआ है। इट मींस के मार्केट के अंदर आज बाइंग पावर देखा गया है, वैल्यू वाइज काम हो रहा है। कुछ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट पोटेंशियल इसको रूल आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे और ऑब्वियसली मार्केट के अंदर बाइंग देखी जाएगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,002.35 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 47,508.77, लोअर वाज 46,986.47 एंड फाइनली क्लोजर 47,137.77 का, यानी कि 135.42 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 580.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 74.32 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 17.16 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज बीइंग इन रेड टेरिटरी। सिल्क बैंक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.20 के इजाफे के साथ। 2.06 पे क्लोजर, 69.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेस्कॉल सेकंड स्कॉर पे 0.89 का डिक्लाइन देखा गया, 8.81 पे क्लोजर रहा। 66.24 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली WTL 0.10 का इजाफा देखा गया, 3.91 पे क्लोजर रहा। 55.68 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में आज भी वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। आज वॉल्यूम लीडर्स में भी वही स्क्रिप्ट्स नजर आए। इट मींस कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉशियस स्टैंस लेते हुए छोटे स्क्रिप्ट्स में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। इसका एम्फेसिस क्या है, ऑटो पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामरिया साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस और ख़ासकर ऑटोमोबाइल एम्फेसिस या उसका वेटेज कितना दिखाई दे रहा है? मार्केट की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल है इस वक्त मिक्स ट्रेंड है। स्ट्रेंथ पे सेलिंग आ जाती है, सेल ऑन स्ट्रेंथ चल रहा है अभी इस वक्त। और उसकी एक प्राइमरी वजह ये है कि जून क्लोजिंग है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर। और जितनी चीज़ें हो जानी चाहिए थी पिछले साल में सब ने देख लिया, बजट भी देख लिया और जो मूवमेंट मार्केट में पॉजिटिव साइड पे थी, अपटिक पे थी इकॉनमी, वो भी देख लिया। तो मेरा ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा कॉशियस टोन नज़र आ रहा है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ पे सेलिंग नज़र आ जाती है, बोथ एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड एट द इंडिविजुअल लेवल। क्या बाइंग पावर दिखाई दे रही है? इंडिविजुअल ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ज़्यादा जो एक बाइंग रहेगी? एज आई सेड इट्स अ मिक्स्ड ट्रेंड। अगर आप उसका सही व्यू लेंगे ना तो देयर आर स्क्रिप्ट्स व्हिच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो, स्टिल एट लोअर मल्टीपल्स, ठीक है। तो अच्छे मल्टीपल्स पे कुछ बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं एंड देयर आर स्क्रिप्ट्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ ओवर वैल्यूड, वो हायर मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही हैं। तो मेरे ख्याल है शिफ्ट भी नज़र आ सकता है कि हायर मल्टीपल से लोअर मल्टीपल के स्टॉक्स की तरफ जाने में आपको शिफ्ट नज़र आ सकता है। ये भी नज़र आ सकता है कि जो सेक्टर्स आगे जाके परफॉर्म करने वाले हैं उसमें शिफ्ट नज़र आ जाए। तो मेरे ख्याल है कंसोलिडेशन होगी इस लेवल पे मार्केट में। और जो जून ईयर एंड के जो रिजल्ट्स आएंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आएंगे, उस पे अब एक व्यू फिर बनेगा कि किस डायरेक्शन में नेक्स्ट ईयर में मार्केट जा। अच्छा सर, क्या एक्सपेक्टेशन है ईयर एंड जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं किस सेक्टर के बारे में? नहीं, रिजल्ट्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर राइजिंग, बल्कि इनफैक्ट 2020 के आप रिजल्ट्स देखें तो द हाईएस्ट एवर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, तो वो तो एक बात, एक फिनोमेना रहा है और उसी वजह से मार्केट ने परफॉर्म भी किया है। जब 28,000 का लो किया, फिर 49,000 का हाई भी आपने देखा, तो वो ट्रैजेक्टरी तो अपनी जगह मेरा ख्याल है मौजूद है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको लॉन्ग टर्म में तो आपको मार्केट ऊपर की तरफ नजर आएगी क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त कंसोलिडेशन फेज मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो मैच्योरिटी काफ़ी स्क्रिप्ट्स में आनी थी वो आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस।
और काफ़ी स्क्रिप्ट्स में नहीं आई है। बिल्कुल। सो आई वुड से कि देयर इज गोना बी अ कंसोलिडेशन फेज। टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर 49,000 या 48,000 एक इतना बड़ा माइलस्टोन लगता है कि उसके बाद मार्केट बैकफुट हो जाती है। सिंस 2017 उसके बाद से इतना कोई एक्स्ट्रा हाई नहीं बना जिसको हम बोलें कि आगे आने वाले दिनों में 50, क्योंकि अगर एनालिसिस की बात करें एज पर एनालिसिस 55,000 भी दूर नहीं लगता, लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 49,000 तक जाने से पहले मार्केट काफ़ी हद तक उसको हम कहेंगे लूज़ कर देती है वो अपॉर्चुनिटीज़ और दोबारा पीछे आ जाती है। ऐसा क्यों है? वो वही वाली बात होगी कि प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ है। और दूसरी बात ये कि हमारी इंडेक्स के अंदर जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता है, तो वो ये जो 49,000 की इंडेक्स का जो लेवल है वो एक्चुअली वुड बी अराउंड 44 45 अगर आप पिछले 53,000 से कंपेयर करेंगे, जो कि मई 2017 का 53,000 था, तो उससे तो हम काफ़ी नीचे हैं अभी। तो वो उसको अचीव करने के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त अभी और दरकार है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर देखें तो परफॉर्मेंस जो है सेक्टर्स की अच्छी है। हम पॉजिटिव्स अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया हुआ है, काफ़ी एक्टिविटी उसमें जा रही है, सीमेंट स्टील्स वो भी बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलिए सर, इस पे ही बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल्स के बारे में बात कर रहे थे। शहजाद चामरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, टेक्निकल टर्म्स में मार्केट का नियर फ्यूचर क्या आप देखते हैं, रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है या क्या उसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है? टेक्निकल एनालिस्ट तो मैं नहीं हूँ, बट द थिंग्स व्हिच आई हियर इज द 47,000 इज द रेजिस्टेंस लेवल। ओके, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर जाती है तो फिर वो आप यू कैन सी अनदर लेवल ऑन द हायर साइड। अदरवाइज इट कैन अगर ये लेवल रेजिस्ट नहीं करती है मार्केट तो फिर आपको थोड़ी सी डाउन साइड भी नज़र आ सकती है। बट इवन इफ देयर इज़ अ डाउन साइड इट्स गोइंग टू बी अ करेक्शन, क्योंकि जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो जून के रिजल्ट्स आएंगे उस पे मेरा ख्याल है कि मार्केट परफॉर्म करेगी और उसी पे बिहेव करेगी। द मल्टीपल्स आर स्टिल लो in lot of scripts, so I'm again saying it's a mixed trend. वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़्र इमाम इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। Because we are the only country in the world which did not go in for GMO technology of the cotton growing areas. The three minor crops that he mentioned we had record production were potato, mung bean and onion. However, the challenges ahead are very great, and the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, you would see in the last year has put a great deal of emphasis on the agroeconomy of Pakistan. And to a large extent, in this budget, perhaps for the first time in Pakistan's history, agriculture, which has slid off the mainstream, as I would call it, of focus of previous successive governments, has now found almost center stage. And you found that the Honorable Finance Minister in his budget speech started his main theme in his budget speech was agriculture. And today also, in one of his speeches on the floor of the House, he was again saying that agriculture requires all the investment that we can require, because there are three elements to agriculture. Starts with agricultural education. Pakistan has now several universities. We only used to have one in Lailpur. Now we have in about 4 or 5 major universities in agriculture. We have several colleges affiliated in our major universities. But what we need to do is to really reassess, reevaluate, and reposition our agricultural education themes which have global competitiveness in the outlook, because we cannot continue to look upon other countries to pick up our burden. And this is the theme of, I think, the Honorable Imran Khan Sahab and the Finance Minister also, that Pakistan requires a paradigm shift, which will start with education, because our agricultural educated people have to then serve in all areas, primarily research. There are two levels of research. There's fundamental basic research, which makes the major breakthroughs, and then there's applied research. We have some reasonably good research institutions at the federal level, at the provincial level, but we need to, I think, restructure them. We need to reorient them. We need to have some of our best younger men and women to work in those areas which will give Pakistan certain kind of competitive advantages. 4 or 5 themes, along with putting our 5 major crops that we are going to start this initiative this year, is because Pakistan for the last 30 years has been a very large importer of edible oil. Almost $3 billion of edible oil is coming into Pakistan, because the tonnage is the same, but international prices have gone up greatly. And hence we are looking at soybean, for instance, just one example. Soybean has been doing the rounds in our research stations without being multiplied and put across in the major fields. This year we will, KP government has agreed to do 2,000 acres, Punjab government 1,000 acres as a start.
India too had the same problems as we did, and they're in our region. They're neither Canada nor Australia, nor the European Union, nor North America, nor Japan, nor China. China has emerged as a superpower because it dwelt upon two things. It gave science the kind of emphasis, the kind of focus, the kind of importance, the kind of lifting up their whole structures of their culture, I would say. I mean the larger culture, not the traditional culture, but they were not afraid to innovate. They were not afraid to diversify. They were not afraid to be creative. We need to do that. But in order to do that, we also have to first vertically take up our yields per hectare or per acre in our major crops. If we go up vertically, we'll have more land to work out those areas of high value crops. Pakistan has some of the most varied regions in the world, amongst the highest mountains in the world and right going down to the smaller deserts in the south. And we had excellent riparian waters. Unfortunately, we lost 3 along the way. But still we have 105 million acre feet of water. If we can apply it in a very scientific way on farm water management and can somehow raise our technologies, because the assimilation of knowledge is the key, and knowledge empowers you to bring about technological change, and it has to be done in an intensive way where the cost-benefit ratios are optimum. And from that point of view, we are looking at how one area we were working on. The other is organic farming. We were not naturally organic till 3 decades or 4 decades ago, but we have to now assign ourselves, and then we have to bring in the statutes, the laws, which will give protection to organic farming, recognition, where we can certify that this is truly organic. For that, we would have to have the required tests and the required acts of parliament and acts of the provincial assemblies in place. The third area we were thought of having is that Pakistan has never taken up floriculture for exports. Kenya, tens of millions of dollars flowers go into Netherlands. Netherlands is the hub of world's floriculture. 55% of the world's floriculture is in Holland, Netherlands, and it's nearly $25 billion, equivalent to the total exports of Pakistan. And that's the tune you can go. It's a very competitive market, but we need to get into those kinds of markets so we can start competing with the best. Our neighbor is exporting nearly $100 million of flowers, mostly to Europe. Aircraft are going out there on a daily basis. We need to get into that kind of mood, a kind of momentum where we can push these things up. These will be niche markets, not everybody can get into it, but it will encourage others that they can also emulate. And when you have successful stories which are of an international standard, things will start changing. The thinking will change, the orientation will change, and somehow we feel that those are the kind of elements we need to push and create the kind of momentum this country deserves. Far too long, most people have been pessimistic, cynical. I, for one, have always felt that Pakistan has great talent, capability, abilities, and so on. Nutrition. Nutrition is a basic requirement of all human beings across the world, and the kind of quality of nutrition we have in terms of caloric intake, in terms of the proteins you have, the fats that we absorb, and the kind of vitamins and all that goes into it. I'm not a medical person, but I'm aware that stunting in children, if they don't get the right kind of inputs, the right kind of medicine, the right kind of caloric intake, we handicap ourselves, we disadvantage ourselves. And we have to look at the holistic picture, the totality of the scheme. And we are one of the fastest growing countries in the world, unfortunately, 2.2%. So we add Singapore and New Zealand every year to our country's population, approximately 5 million people. So the challenges, they build up in a very fast way.
and we can't stand still. Unfortunately, we've not even kept up the constitutional requirement that our human census should take place every 10 years. It took place in 51, in 61, then in 72, despite split of Pakistan, 1981, and then we had a hiatus of 17 years, 1998, and then again 2019. Other countries who move fast. China from nowhere, 1978, Deng Xiaoping has put them in the circuit of the world's number 2 economy of the world, $14 trillion. Pakistan is $0.3 trillion. Therefore, we constantly have to look. The only way we can move up is by creating institutions of learning of global level. They have done it, other countries have done it, and when you have the global level institutions, then the Silicon Valley, you've talked about startups. Startups will only matter if they can feed where the requirements are. 10 years ago, which were the 10 biggest corporations of the world? They were the automobile sector, the oil sector, the pharmaceutical sector, the chemical sector. Today, of the 10 top leading companies, and 2 of them that you named this evening were there. 5 of them now in the top 10 corporations of the world. So that's how where the world is. Where are we? Unfortunately, we're just starting. And that is the area I think Pakistan has perhaps just starting, because we've crossed nearly the $2 billion mark as far as export of IT is concerned. And these are the kind of elements in our society that we need to encourage. A few hundred to start with, a few thousand, few tens of thousands, a few hundreds of thousands will put us in the international map. The Silicon Valley, I'm a student of University of California. So I know the Silicon Valley just from outside. I used to visit Stanford University a great deal, but where the Silicon Valley has really, that is where now they're afraid of 5G, the technologies that the Chinese have brought up. And you saw how Donald Trump was trying to constantly, through tariffs, imposing tariffs, trying to stop knowledge flowing out of China. In a way, he did not succeed, because nobody can stop those who are powerful in knowledge explosion. And that is the kind of societies they have built up. We had the potential, we still have it. As I believe, I'm one of those few who feel that Pakistan, anything we can do. But there's only two elements required. Number 1, integrity, and number 2, hard work. And unless our society decides that we shall, our norms and values, we call ourselves an Islamic spirited country. Well, let's get on with it. Let us compete with the best in the world. Why should we constantly be looking for others? No Muslim country out of the 57 OIC countries even can make a combustion engine. Are you aware of that? Not one. Now they're talking of getting rid of the combustion engine and bringing in electric cars. I was reading Volkswagen that by 1932 to 1936, they will get rid of the combustion engine and do that. Republic of Korea had no car manufacturing till 1979. Today, they're manufacturing 3 million cars. The United States leads the world in automobile industry with 11 million cars. The total production of cars, automobile cars, because that used to be the leading industry at one time, it's no longer because of the high-tech industries have taken over, was between 50 to 50 million cars. How many do we make? Not one. We assemble them, but we don't manufacture. And those are the elements in our society we need to do. We need to put down our university levels much higher than they are. And इस्लामाबाद में वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में ज़रई तालीम के लिए कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। मौजूदा हुकूमत की ज़रई शोबे की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो मबज़ूल है। जदीद तहक़ीक़ और मशीनी तरीक़े काश्त के ज़रिए पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें आलमी मयार के तालीमी इदारों के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मार्केट के बारे में। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, इकोनॉमिक अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए, इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्या पोजीशन दिखाई देती है? नहीं, इकॉनमी की हम बात कर रहे थे 2018 से पोस्ट कोविड जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, उसके बाद इंप्रूवमेंट्स आ गई, स्पेशली आफ्टर द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन। द इकॉनमी गॉट अ किक स्टार्ट, और वो किक स्टार्ट की वजह से इकॉनमी का पहिया जो है वो चल पड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी आया, एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ, इंपोर्ट्स आपकी कर्व हुई बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस अच्छा हो गया, ट्रेड गैप भी बहुत अच्छा रहा आपका, रेमिटेंसेस बदस्तूर पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो सब चीज़ों का तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो रोशन डिजिटल अकाउंट का, तो उसमें मेरे ख्याल है और ज़्यादा गुड न्यूज़ है, आप सुनाएंगे $1.5 बिलियन वो टच करने जा रहा है, आगे हो चुका है। बिल्कुल जी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। मुझे लगता है कि इसमें इट कैन गो टू एनी नंबर, तो स्काई इज द लिमिट इन दैट। वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो देयर आर पॉजिटिव थिंग्स, बट द पॉइंट व्हिच वी हैव टू बी, व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक टुडे इज कि गोइंग फॉरवर्ड आपको जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या नजर आ रहा है। तो 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों में जो पॉजिटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो एक ग्रोथ है। ग्रोथ के साथ बोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर आपको नजर आ रही है ग्रोथ, आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रही है, आपको कंस्ट्रक्शन में नजर आ रही है। रेमिटेंसेस इम्प्रूव्ड हैं, वो एक पॉजिटिव है। रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, बट द इशू अगेन जो नेगेटिव्स हैं उसको काउंटर कैसे किया जाए, जो पोटेंशियल नेगेटिव्स हैं फिलहाल तो नहीं है, बट पोटेंशियल नेगेटिव्स में एक इस वक्त जो लूमिंग क्राइसिस है एनर्जी का, उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के हवाले से MSCI से हम जो है डिमोट होने जा रहे हैं फ्रंटियर मार्केट्स में। FATF 1 साल के लिए गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 1 साल तक के लिए अब वो ग्रे लिस्ट में शायद राइट। सर, आपने बहुत सारी चीजें अनफोल्ड कर दी हैं। मैं चाहूंगी कि वन बाय वन मैं आपसे पूछते हुए चलूं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान को अब जो इकोनॉमिक एक क्राइसिस नजर आ रहे थे स्टार्ट में 2018 से भी पहले देखें, जो कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का ज्यादा फियर था, अब वो कहाँ पर खड़ा है? नहीं, आई डोंट थिंक इंटरनेशनली हमको हमारा कोई क्राइसिस था। हमारा क्राइसिस तो हमारा इंटरनल क्राइसिस था, और उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई थी। एक स्टेज पे 0.4 लेकिन अब तो सारी चीजें टैकल डाउन कर ली गई हैं। अब तो ग्रोथ जो है पोटेंशियल 4-4.5% पे हम पहुंच गए हैं, और ये शायद 5.5-6% पे भी पहुंच जाएगी ग्रोथ अगले साल। तो ये तो पॉजिटिव्स हैं, बट सी व्हेन जब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं तो ग्रोथ का भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसमें आपको इन्फ्लेशन फिर नजर आना शुरू हो सकता है, आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का कोई जवाब बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं उनको टैकल करना जरूरी। इंपोर्ट्स आपकी बढ़ सकती हैं, तो करंट अकाउंट पे प्रेशर आ सकता है। तो वो वाली बात होगी कि यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, राइट? तो वो उसको टैकल करना होगा। अब ये कि रेमिटेंसेस अच्छी है, वहां से काउंटर मिल जाएगा आपको। आउटफ्लोज इनफ्लोज की जहां अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, रोशन डिजिटल अकाउंट वुड हेल्प अस ऑफ कोर्स, बट अगेन एज आई वाज सेइंग दैट। चलें, आप अगर ऐसे ही बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए, अगर इस पूरे फिस्कल ईयर को कंपाइल करके सम अप करें तो ये फिस्कल ईयर जो 30 जून को फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है, कैसा दिखाई दिया ये वाला फिस्कल ईयर? नहीं, ये तो बहुत अच्छा गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, बिकॉज द स्टेप्स गवर्नमेंट ने टेकन पोस्ट कोविड, वो तो उसके तो रिजल्ट्स बहुत शानदार आ गए। राइट। द पॉइंट ये बात नहीं है, बात ये कि आप इस लेवल से आप इस लेवल पे आ गए हैं, 4.5% ग्रोथ पर आ गए हैं। What I am trying to say is कि अब क्या पोटेंशियल है जिसको टैप किया जाए, because there are going to be issues in the next financial year. उसको टैकल करना, अगर आज से अगर आप सोचेंगे तो फिर आप उसको टैकल कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने एग्रीकल्चर को फोकस किया और LSM को फोकस किया हुआ है, और जिन एरियाज में आपको नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा हो सकता है, उसको आप मेक श्योर करें कि उसमें और ज्यादा ग्रोथ आए, ठीक है, सो दैट दूसरी चीजें काउंटर हो सकें। ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन हाई, अभी वो नीचे आने दिख नहीं रहा है, तो वो भी उसको भी उसके लिए भी कोई स्कीम चाहिए होगी, कोई प्लान चाहिए होगा। पहले बड़े सेक्टर्स को ही टारगेट किया जाता है ताकि उनके पोटेंशियल को ज्यादातर एक एनर्जी में बदला जा सके और वो ही वर्कआउट करते हुए दिखाई दें। तो आप समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ दूसरा सेक्टर भी LSM था, अब कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ज्यादा टारगेटेड करने की जरूरत है और आगे उस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें एक और चीज़ जो है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी खुद अनाउंस किया PSDP, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसका बजट उन्होंने इंक्रीज़ किया है। उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वो अनाउंस हो जाता है फिर वो खर्च नहीं होता है।
तो वो एक बहुत बढ़िया उनके पास एक एडवांटेज है। इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें कोई आपको फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आपको आउटफ्लो नहीं चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का, और आप इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को अगर आप अच्छी तरह से आप उसको शुरू करें और प्रोग्राम बनाएं कि इतने पैसे हम खर्च करेंगे तो भी उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा, ग्रोथ का फायदा होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो आपने काउंटर करनी है चीज़ें, उसके लिए अभी कोई प्लान बनाना जरूरी है। अगर वो हमें पॉलिसीज की जरूरत है। जी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर आ सकता है, और अगर आएगा वो इंपोर्ट्स की वजह से आएगा। खुद कह रही है गवर्नमेंट कि हम फूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आएगा। दूसरा, ऑयल प्राइसेस हाई हो गए, उसकी वजह से सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि आप एफडीआई की तरफ जाएं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा श्रिंक कर गया है, पिछले साल के मुकाबले में 28% श्रिंक कर गया है, और दूसरी तरफ जो है आपका जो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये ठीक है कि रेमिटेंसेस और रोशन डिजिटल अकाउंट उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम उसका सहारा लेंगे? तो एफडीआई एक जेन्युइन चीज है जिस पे गवर्नमेंट ने पहले भी, किसी भी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया जैसी कंट्री में 10 अरब डॉलर की एफडीआई आ जाती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? $2 बिलियन से भी कम हो गई है। तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे कि किन एरियाज में एफडीआई अट्रैक्ट करनी है और किस तरह से अट्रैक्ट करनी है। सर, कोविड का आपको नहीं लगता कि इसमें एम्फेसिस हुआ? क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सीख तो ऑब्वियसली होते रहती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड का जो चैलेंज आया तो पूरी दुनिया में ही काफ़ी हद तक ये डीमोरलाइजेशन या हम कहेंगे तमाम बिजनेसेस फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। मैं तो ये समझता ही नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हम तो बॉटम पे आ गए थे, हम तो वी कैन ओनली गो अप। इतना रूम है ऊपर जाने का, तो हम तो ये कह नहीं सकते कि डाउन साइड जाने का कोई रूम नहीं था हमारे पास। उसमें ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आप पाकिस्तान में कोई अट्रैक्ट नहीं होगा पैसे लगाने के लिए या बिजनेस करने के लिए? तो ये बात तो मानने वाली नहीं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट हुई है, बिजनेस एनवायरनमेंट। वो मेरा ख्याल है कि वो इशू नहीं है। इशू ये है कि मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी तरफ जो है ना मेहनत दरकार है कि हम किस तरह से एफडीआई को अट्रैक्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 2019 में हम गए थे चाइना स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, तो हमने एक एसेट मैनेजमेंट विजिट किया था कंपनी, और उन्होंने हमसे कह दिया कि हमको $3 बिलियन जो हैं, $3 बिलियन पाकिस्तान के इक्विटी मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है, और वो उनके पास फंड्स थे $52 बिलियन के एसेट्स में मैनेज करते थे। सर, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ओवर कॉल बशारतुल्लाह साहब मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बशारतुल्लाह साहब, मार्केट परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? इकोनॉमिक नंबर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मार्केट में बुल रन देखा जा रहा है, आज की सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई देती है, योर टेक ऑन? जी, मार्केट तो आज काफी पॉजिटिव खुली थी। 500 पॉइंट हमने शुरू में तेजी भी देखी। प्रॉफिट टेकिंग आई है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रॉफिट टेकिंग में, जो MSCI में पाकिस्तान की रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट टू फ्रंटियर मार्केट, तो वहाँ पे हम जो इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग देख रहे हैं कि उसकी वजह से वो आ सकती है और आ भी रही है। थोड़ी बहुत आउटफ्लो वहाँ पे हो रहा है। सो कीपिंग इन व्यू दैट मेजर फैक्टर, थोड़ा सा मार्केट पे अपसाइड पे सेलिंग आ रही है कंटिन्यूस बेस पे, और टिल दिस एडजस्टमेंट टेक प्लेस फ्रॉम टू द फ्रंटियर मार्केट तो थोड़ी बहुत ये सेलिंग होगी। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कीपिंग इन व्यू द वैल्यूएशन, जिन सेक्टर के स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे तो लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देख लें तो मार्केट में मेजर स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी 10% तक भी करेक्शन हमने देखी है रिसेंटली। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है, बट एट द सेम टाइम देयर इज प्रॉफिट टेकिंग। जैसे ही मार्केट में ऊपर हम देखते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। राइट सर, MSCI से डाउनग्रेड की जो एक न्यूज़ है उसका एक इम्पैक्ट क्या दिखाई देता है? इन्वेस्टर्स का क्या स्टैंस है? उन्होंने कैसे बिहेव किया है इसको? उसका अभी तो मार्केट में हमने इमीडिएटली नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि जो ऑलरेडी डेडिकेटेड फंड्स जो उसमें होंगे वो अपने पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट करेंगे, तो आउटफ्लो तो कुछ होगा। बड़े जो कंपोजिट स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत आउटफ्लो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रंटियर मार्केट में द सेम स्क्रिप्ट्स विल क्वालिफाई। अब फ्रंटियर मार्केट में सिर्फ कंसर्न है कि रीसेंट पास में वहाँ पे इतना इनफ्लो नहीं आया था, बल्कि आउटफ्लो सिग्निफिकेंट हुआ है। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि वहाँ पे ग्रेजुअली आगे जाके उसमें इनफ्लो आए, लेकिन इनिशियली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर इनफ्लो फ्रॉम दैट साइड।
राइट MSCI की जो जर्नी है सर वो क्या दिखाई देती है इस स्पैन ऑफ टाइम में जो हमारा इमर्जिंग मार्केट में रिक्लासिफाई हुए थे उसमें पाकिस्तान की जो एक परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी हद तक उस वक्त चैलेंजेस के साथ परफॉर्मेंस थी जिसका इम्पैक्ट काफ़ी डाउन आया. इज दैट ट्रू या फिर कोई और रीज़न है? ना वो हाइंडसाइट में तो अब नजर आ रहा है कि प्रॉब्ली दैट डिडंट प्ले वेल फॉर अस ड्यूरिंग द पास्ट 3 years. और हमारी मार्केट कैप जो टोटल $100 बिलियन तक मार्केट कैप पहुंच गई थी वापस इट केम बिलो और नाउ करेंटली लाइक मोर देन $50 बिलियन पे है. तो अगर देखा जाए तो मार्केट तो काफी वहाँ उस लेवल से नीचे आई है. अब फ्रंटियर मार्केट में एक्सपेक्टेशन की जा रही क्योंकि अवर वेट विल इंक्रीज एंड इफ देयर इज मोर एलोकेशन टुवर्ड्स फ्रंटियर मार्केट तो पाकिस्तान विल आल्सो गेट इट्स शेयर आउट ऑफ दोज एलोकेशन. तो जो इमर्जिंग मार्केट में वी हैड सिग्निफिकेंटली लो शेयर तो कोई इनफ्लो एज सच नहीं आया था सिवाय दोज हु वर ऑलरेडी इन्वेस्टेड. अब फ्रंटियर मार्केट में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि अगर आगे जाते हुए वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर फ्रंटियर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें पाकिस्तान में भी एलोकेशन आ जाएगी. राइट सर, इन दिस मार्केट व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू द इन्वेस्टर्स? बिल्कुल फंडामेंटली काफ़ी जो स्पेशली जिस तरह हमने रिसेंटली यानी करेंसी में जो अब करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन फिर दोबारा हो रही है, थोड़ा सा हम करेंसी डिप्रिसिएशन भी देख रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है तो कुछ सेक्टर्स तो बेनिफिट करेंगे. Those sectors which will have good run, especially हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो अच्छा है, टेक्सटाइल में अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बन रही है. बैंकिंग सेक्टर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड डिविडेंड एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी यील्ड वाइज स्टोरीज काफी हैं. अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर ने तो सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है. थैंक यू सो मच बशारतुल्लाह साहब, कैपिटल नेक्स्ट के CEO आप. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का. हम देख रहे हैं मार्केट की परफॉर्मेंस में कुछ पॉजिटिव सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इन दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करें तो जब इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो विटनेस करें तो उन सेक्टर्स को लाइमलाइट में रखें जिसमें ज्यादा पोटेंशियल अभी दिखाई दे रहा है. शहजाद साहब से पूछते हैं सर, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, प्लीज बताइए. बिल्कुल ये क्लियर माइंडेड थे, बिल्कुल सही बात की इन्होंने. देखें बिकॉज दे हैव टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज. सो उनका एनालिसिस बिल्कुल सही था. यही कंसर्न्स हैं कि आगे करंट अकाउंट का इशू भी आ सकता है और जब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होती है तो इन्फ्लेशन का फियर भी आएगा. तो वो उसको थोड़ा कॉशियस टोन तो रखना पड़ता है ना. फिर उसमें आप वो सेक्टर्स ढूंढते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा सेफ्टी. तो वो सही कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल में नजर आ रही है, टेक्सटाइल में ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स जा रही हैं ऊपर और रुपी जो है फिर वो डिप्रिशिएट कर रहा है तो वो आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे हो सकते हैं. डिप्रिसिएशन का ताल्लुक कहाँ से दिखाई दे रहा है सर? कंटिन्यूस कुछ ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाई दे रही है. स्टार्ट में हमने देखा था 151 तक टच किया और अब 157, 158 और कहाँ तक जाएगा ये? प्रॉब्ली गो हायर और फर्दर हो सकता है उसमें बिकॉज रुपी पे प्रेशर रहेगा. हाउ मच हायर? मेरा ख्याल है कि अराउंड लॉन्गर रन में ये 60s मिड 60s तक जा सकता है. तो वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट मिलेगा अगर जाता है तो. और तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. वो होगा. मेरा ये ख्याल है कि जो हम बात कर रहे थे उसमें ये है कि 2 एरियाज ऐसे हैं जिसको अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो ये आपके साल नहीं 2 साल बहुत अच्छे हो सकते हैं और वो बहुत आसान है. रोशन डिजिटल अकाउंट में मुझे लगता है कि $5 to $7 बिलियन का पोटेंशियल है. ठीक है. अब वो 1 साल में आते हैं, 2 साल में आते हैं. इट्स अ प्रॉपर चैनल, फर्स्ट टाइम है ये. जी वो पोटेंशियल उसमें है और मैं ये कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ. ठीक है. दिस इज माय गट फीलिंग. एंड द अदर एरिया इज द एफडीआई में फोकस बहुत ज्यादा नहीं है. जब आपके रोशन डिजिटल में अगर आप कह सकते हैं कि 5 से $7 बिलियन आ सकते हैं तो 5-7 बिलियन की एफडीआई आपका एक प्लान बना लें कि 2 साल में मुझे 10 बिलियन की एफडीआई चाहिए. 5 to 7 बिलियन ईयर. अगर ये बाकी सारी चीजें आप कर रहे होंगे जो आप कर रहे हैं वो मैनेज कर रहे होंगे, उसके अलावा ये 2 चीजें अगर आप कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपका जो प्रेशर है, एक एफडीआई है, दूसरा रोशन डिजिटल अकाउंट है, फॉरेन अकाउंट पे जो आपका जो करंट अकाउंट पे जो प्रेशर है वो बहुत ईज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईज हो जाएगा अगर इन 2 एरियाज में अगर आपने इनको टैप करना शुरू कर दिया, और जो कि इतना मुश्किल नहीं है, वो हो सकता है. राइट. मार्केट के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं. अब जो कि मार्केट की सिचुएशन नज़र आ रही है, जून क्लोजिंग भी है, नियर फ्यूचर क्या एडवाइस करेंगे, क्या रेकमेंड करेंगे न्यू इन्वेस्टर्स को जो मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि एक डिप भी आती है ना? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है और आपने ये अभी एनालिस्ट हैं उनकी भी बात सुनी कि MSCI से फ्रंटियर में आने की वजह से जो प्रेशर अभी टेम्परेरीली रहेगा कि वो स्टॉक्स जो MSCI में इनका वेटेज था वो ऑफलोड होंगे और फिर वो कन्वर्जन जो फ्रंटियर की तरफ से आएगी
नेचुरली जो दूसरे फंड मैनेजर्स और हैं यहाँ पे हमारा वो साइज भी बहुत बड़ा है फ्रंटियर में। वेटेज रिलेटिवली Yeah. बहुत बड़ा, रिलेटिवली बहुत बड़ा है, बट ओवरऑल जो पहले फ्रंटियर में हमारा शेयर होता था उससे थोड़ा सा कम होगा। पहले हमारा 9% होता था वेटेज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नाउ इट इज गोइंग टू बी अराउंड 6%, बट इवन 6% वेटेज भी अगर होगा तो उसमें आपको वो काफ़ी है, और फंड मैनेजर्स आपको आते हुए नजर आएंगे इस तरफ, तो वो वक्त तो लेंगे, कल तो नहीं आ जाएंगे ना, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग्स होती हैं, वो फोकस करेंगे पाकिस्तान पे, फिर वो उनका इन्वेस्टमेंट आएगा, दैट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, लेकिन इवेंचुअली वो आएंगे। हाउ मच टाइम? आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है कि यू कैन सी देम कमिंग इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो जून तो इज ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, कल लास्ट है, तो मेरा ख्याल है कि ये इन्वेस्टर को कॉशियस रहना चाहिए कि उन एरियाज़ में एनालिस्ट ने, मैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो एरियाज़ आप उन्होंने एनालिस्ट ने बताया उन एरियाज़ को फोकस करें, तो मेरा ख्याल है कि, और जो लोअर मल्टीपल वाले स्टॉक्स हैं तो दैट दे कैन थिंक अबाउट दैट। किन सेक्टर से उनका ताल्लुक है, प्लीज जरा ये भी आइडेंटिफाई कर देना। उन्होंने बताया ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल और सेक्टर्स, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बैंक्स भी हैं, मेरे ख्याल है बैंकिंग भी अच्छा सेक्टर है, केमिकल्स भी अच्छा सेक्टर है, देयर आर स्क्रिप्ट्स अवेलेबल अराउंड द बोर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर्स टू, जिनके लोअर मल्टीपल्स हैं। राइट, चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर सोलर प्राइस 1,05,086 रुपीज, गोल्ड का पर 10 ग्राम 90,190 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,767.54, ऑयल WTI पर बैरल $72.91, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.68। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 187.15, सेलिंग वाज 189.15, यूके पाउंड बाइंग रही 218.60, सेलिंग वाज 221.60, यूएस डॉलर बाइंग रही 157.80, सेलिंग वाज 158.80, चाइनीज यान बाइंग है 23.50, सेलिंग वाज 23.65, सऊदी रियाल बाइंग एट 42.05, सेलिंग वाज 42.65, यूएई दिरहम बाइंग एट 42.85, सेलिंग वाज 43.35, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीस, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर रुपी अप्रिशिएट कर रहा था प्रीवियसली, अब हम इसकी डिप्रिसिएशन कंटिन्यूसली देख रहे हैं। दैट्स ऑल, वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम में। शहजाद चामड़े साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस बुल रन की तरफ दिखाई दे रही है, कल भी हम यही चीज़ें विटनेस कर सकते हैं और पूरे वीक के अंदर भी यही पॉजिटिविटी प्रिवेल हो सकती है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।